वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। भैया जी, कहीं के इस एपिसोड में इस बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से आपके साथ जोड़ेंगे। मुझे मालूम है बेहद गर्मी है, बहुत उमस है, बहुत उमस है, लेकिन जब आप खड़े होते हैं तो ठंडी हवा का झोंका अपने आप ऊपर से आता है और मुझे, हाँ जी, चल गई चल गई चल गई। बस ऐसे ही ईश्वर करे, ऊपर वाला करे, सबकी चलती रहे और सब लोग ऐसे ही खुशहाल रहें। इस देश की तरक्की के लिए तमाम सारे लोग योगदान देते हैं। आज बड़े युवा लोग भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आप लोगों का? पुणे से। क्या करते हैं आप लोग? हम मनाली जा रहे हैं अभी ट्रेक को। मनाली 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 जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मनाली जाइए, घूम के आइए। थोड़ा बारिश ज्यादा है, लेकिन मैं बस सिर्फ इतना करूँ, सतर्क रहिए। क्या करते क्या है? व्हाट यू डू? 12th पास आउट है। 12th पास आउट है, तो इस उम्र में ज्यादा जरूरत है इस बात की कि सब्र के साथ, संयम के साथ। हाँ, जो मेरे पास है। जी 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 सर। हाँ जी, आगरा से हैं। हाँ जी, बहुत ताजमहल की नगरी, ताज नगरी से आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 12th जो पास आउट है और जो 12वीं में है, उन सबको, तमाम सारे लोगों को वो देखने के लिए आ जाए। हाँ जी, रजौरी गार्डन रवगी नगर से हाँ आपको देखने के लिए। बहुत अच्छी बात है, आप मेरा शो देखने आए हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। कहाँ से आए बेटा? कहाँ से? फ्रॉम वे? मैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। क्या? फरीदाबाद से। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मिलने आए हो इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, शो में आज शरीक होने के लिए। मुझे मालूम है बहुत तेज धूप है, छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग खड़े हैं। कहाँ से आना हुआ आपका? आगरा से। आप कहाँ से आई? दिल्ली से। दिल्ली वाले से पूछो आप कहाँ से आए? बस वही दिल्ली। मैं फिर से पूछता हूं, कहाँ से आए? नहीं, आपको पता नहीं? दिल्ली। अच्छी बात है, आप दिल्ली से हैं, पर जब कोई कहता है फरीदाबाद, जब कोई कहता है पूना, जब कोई कहता है तिरुवनंतपुरम, जब कल तो कोई स्टूडेंट से यहाँ पे मौजूद थे, तो भी उतनी ही खुशी होती है मुझे, और ज्यादा खुशी होती है जब वो कोई शहर अपने शहर से जोड़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बहुत छोटे से शहर से आता हूं, बहुत छोटे से शहर से 27-28 साल पहले इस शहर में आया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आए सर? दिल्ली से हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, मैं सबको नहीं कहता, मुझे सिर्फ पता रहता है। मैं ड्रामा थिएटर का सब समझता हूं, कब कहा कौन से एंगल से बोली जाती है बात, और कब तिरछी होके बोली जाती है और कब सरलता से बोली जाती है। तो मुझे, अरे मैं कुछ कह नहीं रहा उसको, मैं उसको सराह रहा हूं। कहां से आए बाबूजी? उत्तराखंड में। अरे पास पास आ जाओ मेरे, थोड़ी ठंडा ले आए हो तुम, मेरे पास आ जाओ। तो उत्तराखंड में कहां से? अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से। ओए, बाल मिठाई से आ गए सारे लोग, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंजॉय करिए शो में। आप साहब कहां से आए? उत्तराखंड हरिद्वार। हरिद्वार से आए। वो तो आपको तो गंगा जल लेके आए हैं। क्या नाम है दोनों का, बताओ? अनन्या भट्ट। अनन्या भट्ट। और आपका? वैष्णवी भट्ट। वैष्णवी भट्ट। भगवती हैं दोनों लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाबूजी कहां से आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। बहुत अच्छा। बाबूजी आप? नेपाल से। नेपाल में कहां से सर? सॉरी? इटोरी सुनसरी। इटोरी सुनसरी। सुनसरी। ये कहां पड़ेगा सर? ये आपका इस साइड में पड़ेगा। ईस्ट में। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं इधर आ जा मेरे भैया ऑटो वाले, इधर बैठ जाके। वहां कहां गर्मी में घुस के बैठे हो, इधर आ जाओ। हाँ, इतना ज्यादा उमस है, इतनी ज्यादा गर्मी है। डॉक्टर टीना करमवीर, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस का आज पक्ष रखेंगी आपके साथ डिबेट में, मैं आता हूं, आपसे बात करूंगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी से पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभिषेक तिवारी जी, आम आदमी पार्टी का भी आए नहीं, आ रहे होंगे, कहीं बीच में ही होंगे, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी, आज बहुत दिनों बाद आए हैं, विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक रखते हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं। मैं प्रोफेसर, आपका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज आपसे बातचीत का मजा आएगा। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जो मुद्दा है वो सामने रख देता हूं। कहां से हैं आप? पीछे जो खड़े हैं, फरीदाबाद। बड़े कलरफुल, आ गया ये, बड़ा कलरफुल आदमी है। हाँ, ऐसे खड़े रहिए, मुझे धक्का नहीं, बस करा ना वही काम तुम लोगों ने। खड़े रहो चुपचाप। कौन नहीं है? पिताजी को बुलाएंगे तुम्हारे, बता दे रहे। खड़े रहो चुपचाप, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ स्टेटमेंट है, रखते हैं और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पहली बात तो ये,
आज राहुल गांधी ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन का 1 साल हो गया, आपकी मोहब्बत और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन का पद संभालते हुए 1 साल हो गया उनको, इसलिए वो दिल से धन्यवाद देते हैं और सड़क से संसद तक आपकी आवाज उठाते रहेंगे। ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने 1 साल पूरे होने पर अपनी बात कही। दूसरी तरफ फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री, आज उनके स्टेटमेंट से मैं 2-3 बातें निकाल के आपके सामने रखता हूं। कुछ लोग संविधान को हाथ में लेकर घूमते हैं, संविधान को हाथ में लेकर घूमते हैं। ये बात है पिछले लोकसभा के चुनाव के पहले से बात है। जी जी, हाँ, बिल्कुल आप समझ गए, वही किताब, लाल किताब। कुछ लोग संविधान को हाथ में लेकर घूमते हैं, उधर होता कुछ और है। आज तक आपातकाल पर माफी नहीं मांगी, आज तक आपातकाल पर माफी नहीं मांगी। दूसरा स्टेटमेंट उनका है कि आपातकाल का संदेश था संविधान भूल जाओ, इसकी हत्या कर दी गई, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। इन पार्टीज यानी कांग्रेस की तरफ वो कह रहे हैं विदेश मंत्री, इन पार्टीज यानी कांग्रेस का डीएनए देखिए, आज भी इमरजेंसी के लिए माफी नहीं मांगी। कांग्रेस के 2 स्टेटमेंट हैं कि एक राहुल गांधी का, उसको रखना जरूरी संदर्भ के साथ। उन्होंने कहा हमें खेद है, उन्होंने ये बात कही थी, हमें खेद है जो हुआ। उसके बाद अशोक गहलोत जी ने भी कहा जो हुआ नेताओं के द्वारा कुछ, उसका हमें खेद है। खेद शब्द का बात कही गई। लेकिन आज विदेश मंत्री ने कहा कि वो पुराना स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि आज तक डीएनए देखिए, आज तक माफी नहीं मांगी गई। कांग्रेस से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, आप लोग जुड़ते जाइएगा, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते जाएंगे। जी, डॉक्टर टीना करमबीर। देखिए, घोषित आपातकाल पर तो बहुत चर्चा की गई है, लेकिन आज अघोषित आपातकाल पर बताइए कितनी डिबेट हुई है? एक भी अगर उस पर डिबेट हुई है? मीडिया के जिस तरीके से पत्रकारों के मुंह बंद कर दिए जाते हैं, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। हम तो कह रहे हैं चले करें, आपने बहुत चर्चा करी है तो आज आप घोषित कार्यकाल जो इनका है 11 साल का, उस पर चर्चा कर लेते हैं। 25 महीना हो गए मणिपुर जलते हुए, क्या देश के प्रधानमंत्री मणिपुर गए? और हम तो कह रहे हैं संसद सत्र बुलाइए, हम पहलगाम पर भी चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन ना संसद सत्र बुलाया जा रहा है, ना विपक्ष की सुनी जा रही है। तो अघोषित आपातकाल पर करें कि कौन सी किताबें लिखी गई है? पूछा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दीजिए जो उन्होंने करी हो। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और लगातार हम लोग इसी बात पर कह रहे हैं कि साहब हम तो खेद प्रकट कर चुके हैं, लेकिन आप 11 साल के लिए कब माफी मांगेंगे? और हाँ, हम संविधान हाथ में लेके चलेंगे क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप लोग तो वही हैं जो 400 पार का नारा देते थे। अगर आज 400 पार आ जाते तो हम ये डिबेट नहीं कर रहे होते। बिल्कुल ठीक, आप ये कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल है। हाँ, हम लोग किताब लेके चलने वाले हैं, आप लोग संविधान से भूलने वाले लोग हैं। बिल्कुल ठीक कहा। संविधान को जेब में रखने वाले लोग, जिन्होंने संविधान को ठीक से कभी पढ़ा ही नहीं। 1 साल पूरे होने पर उनको बधाई देता हूं और ईश्वर उनको हमेशा, जब तक वो रहे, एलओपी बना के रखें, लीडर ऑफ अपोजिशन बना के रखें, अच्छी आयु दें, क्योंकि उनकी पार्टी सरकार में आने वाली नहीं है तो लीडर ऑफ अपोजिशन ही रहेंगे। दूसरी बात, जिसकी घोषणा ही नहीं हुई उसको अघोषित क्यों कर रहे हैं? आपके लिए वो अघोषित होगा। देश की जनता देख रही है, हर विषय के ऊपर अपना विषय रखा जाता है, हर विषय के ऊपर चर्चा होती है, मन की बात होती है, और जो भी दिल्ली भारत के अंदर अच्छा हो रहा है उस पर चर्चा करी जाती है। ये वो नहीं है कि 1975 में मैं छोटा था, 4-5 वर्ष का था, मेरे पिताजी जेल चले गए। लोगों ने बताया कि आपके पिताजी जेल चले गए हैं। हमको समझ में नहीं आया कि जेल क्यों गए हमारे पिताजी, वो तो एक टीचर है, पढ़ाते हैं। 19 महीने तक जेल में रहे वो, कारण नहीं समझ में आया। खाली यही था ना कारण कि हम विरोध में खड़े थे, आपकी विचारधारा से नहीं मिलते थे। हाई कोर्ट ने जब इंदिरा गांधी जी का कैंसिलेशन कर दिया उनका, तब उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी गुस्से में आके। और उसके बाद आज का स्टेटमेंट, कल का स्टेटमेंट जो सरकारवाल जी ने भी कहा है कि उस समय पर प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में 2 चेंज किए गए, 2 चीज ऐड करी गई, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। आप देश में इमरजेंसी लगी हुई है और देश में इमरजेंसी लगते हुए समय पर आपने ये सब चेंज कर दिया।
और उस प्रस्तावना में जिस पर धर्मनिरपेक्षता, जब ये संविधान बनाया जा रहा था 6 दिन तक डिस्कस किया था और केटी शाह ने 2 बार मोशन लेके आए थे कि इस प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को डाला जाना चाहिए और वो संविधान सभा ने उसको मंजूरी नहीं दी। 26 नवंबर 1949 को यह तय किया गया कि इसमें धर्मनिरपेक्षता वर्ड नहीं लाना है, पर उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के समय पे दिसंबर 1976 में यह शब्द डाला। जब संविधान ही नहीं था तो आपको किसने अधिकार दिया है संविधान को बदलने का? इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस संविधान को जेब में रख के घूमता है और सबसे बड़ा काला दिवस संविधान में कोई रहा होगा तो वो इमरजेंसी रही है। जी, मैं आप बोलना चाहते हैं? जी आइए। वेरी गुड। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी देखिए एक सवाल उठा रही है कि आपातकाल लगा हुआ था 1976 में और आपातकाल के दरमियान में संविधान संशोधन वो भी प्रस्तावना में कैसे कर दिया, ये पूरी एक पृष्ठभूमि रखी जा रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा सा चीज जो है कि वो तथ्य नहीं रखा जा रहा है। 1976 का घटनाक्रम ध्यान है भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम लोगों को, लेकिन 1973 उन्हें ध्यान में नहीं है। 1973 स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संविधान पीठ, आज तक उससे ज्यादा बड़ा संविधान पीठ, 13 सदस्य से ज्यादा बड़ी कोई संविधान पीठ नहीं हुई और उस संविधान पीठ ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि संविधान के कुछ आधारभूत मूलभूत ढांचा होंगे जिसे संसद किसी भी हालत में संशोधित नहीं कर सकती है और उसमें से धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता शब्द को 1973 में ही रख दिया गया। तो अगर 1973 में वो संविधान का ऐसा ढांचा बन गया जिसको किसी भी रूप में बदला नहीं जाएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भारती केस में सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैं भ्रम नहीं फैला रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन इस तरीके का नहीं आया। यहाँ झूठ बोलते हो और झूठ बोल के निकल जाते हो आप लोग। मैं डिबेट से कभी भाग नहीं लूंगा, मैं डिबेट छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। मैं आप मुझे, प्रतीक जी, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं। आज ये मुझे सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर आज नेट पे उपलब्ध है। आज मुझे ये डेट बताएं किन जज साहब ने जो है उनको पारित किया था, कब किया था, समय बताइए। और उसके बाद यदि वो नहीं हुआ तो आज के बाद काला मुंह मत दिखाइएगा। नहीं, काला मुंह नहीं कहेंगे आप। हाँ जी, नो, ये नहीं कहेंगे। मैं दे देता हूँ जी। प्रोफेसर जी। देखिए, सेकुलरिज्म को लेकर के भारत में सेकुलरिज्म शब्द की आवश्यकता नहीं है, ये कहा सरकारेबाजी ने। क्यों कहा? क्योंकि भारत में ही केवल एक चिंतन परंपरा, एक दर्शन, एक हिंदुत्व ऐसा है जो सबको साथ में लेके चलता है उनकी विशेषता के साथ। प्रतीक जी, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हम उनकी विशेषताओं के साथ उनको एक्सेप्ट करते हैं। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 6 दिन तक चर्चाएं हुई इसके ऊपर। मुझे बाबा साहब ने कहा इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत का सेकुलर नेचर है, स्वभाव है। उस स्वभाव के कारण से इसको नहीं लेने की जरूरत। जिस दिन से सेकुलरिज्म शब्द को जोड़ा गया, और क्यों जोड़ा गया इसके बारे में बात सुनिए। 2 एजेंडा पे कांग्रेस की सरकार 71 में जब आई तब वो फेल हुई। एक तो गरीबी के ऊपर और एक तमाम तरह की छिटपुट घटनाएं हो रही थी। उनसे बचने के लिए, यानी कि तमाम तरह की जो उनके अंदर खामियां थी, विफलता थी, उनसे बचने के लिए एक तो इमरजेंसी लेकर आए और दूसरा उन्होंने यह संविधान संशोधन किया। 76 के अंदर 42वां संशोधन, जिसको कहा जाता है कि सबसे बड़ा ब्लंडर जो है वो इंदिरा गांधी ने किया। हमको कोई जरूरत नहीं थी, देखिए, हम सोशलिज्म की बात करते हैं। अरे भारत का व्यक्ति कहता है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, कोई भूखा न जाए। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। पिछले साल नवंबर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान संविधान संशोधन अमान्य नहीं हो सकता। 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में दाखिल याचिका पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द संविधान में 1976 में किए गए संविधान के तहत जोड़े गए थे और संविधान 1949 में लागू कर दिया गया था, लेकिन इससे इसकी वैधता
प्रभावित नहीं होती। अदालत ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन का जो अधिकार मिला हुआ है वह प्रस्तावना पर भी लागू होता है। यानी जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा उसके पहले, जो आज वो कह रहे हैं, उससे पहले नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना पक्ष रख दिया था कि जो प्रस्तावना में शब्द है उसको रखने का अधिकार है और उस पर बराबर कोई बहस नहीं हो सकती, ये उन्होंने तब कह दिया था। प्रस्तावना तो आप तो पहली बात है, आपसे सवाल है कि अगर आप लाना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं तो संसद में लाइए और संशोधित कर दीजिए, इसमें कौन सी बात है? मैं वही कह रहा हूं, हाँ। उस समय संसद चल रही होती, जितने विपक्ष के नेता थे वो सब जेल में थे। आप जब जेल में हैं तब आप संसद में ला रहे हैं। पर एक सवाल आपसे भी मैं पूछूंगा, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस समय इस प्रश्न को लाने की औचित्य क्या है? एक मिनट भाई, अगर दिक्कत है कोई डिबेट में इस समय तो बताएंगे। जी, मैं ये जानना चाहता हूं, एक मिनट, मैंने कहा घाट, मैं रुको, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस समय इस बहस में ये शब्द लाने की वैधता क्या है, जानना चाहते लोग। कल 25 जून था जी, और 25 तारीख को इस देश में, 25 जून को इस देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। उस विषय पर डिस्कस करते हुए जो प्रस्तावना लिखा, मेरा सवाल तो ये है आपसे ना कि आप धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में हैं, सेकुलर के पक्ष में हैं या नहीं? मैं आपसे आ जाऊंगा, विश्व हिंदू परिषद के पास आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। मैं इसका जवाब दे रहा हूं। हाँ जी, जब हम कोर्ट में जाते हैं, हाँ, जब हम कोई भी कोर्ट में खड़े होते हैं और हाँ। गवाही दे रहे होते हैं तो हाँ। हम किस पे हाथ रखते हैं? गीता के ऊपर। बिल्कुल। क्यों रखते हैं हम हाथ उसके ऊपर? कि हम गीता को मानते हैं, हम एक धर्म को मानते हैं, उसकी कसम खाते हैं। यदि धर्मनिरपेक्षता थी तो गीता की कसम क्यों खाते हम? जवाब देना पड़ेगा इस चीज का। दूसरा चीज मेरा कहना है, प्रस्तावना में लिखा है 26 नवंबर 1949 और अमेंडमेंट किया गया है दिसंबर 1976। तो अमेंडमेंट तो कर दिया, उसके नीचे ये भी तो लिखते हैं कि ये अमेंडमेंट 1976 में किया गया है, क्योंकि ये मूल प्रस्तावना, इसको चेंज नहीं करना है। अमेंडमेंट नहीं, क्या अमेंडमेंट में नीचे ईयर लिखा रहता है, मेंशन होता है क्या? मैं जानना चाहता हूँ। वही कह रहा, प्रस्तावना जो है, हाँ। प्रस्तावना पे इसी पॉइंट के ऊपर 6 दिन डिस्कशन हुआ है। राइट। भाई एक हाँ। चीज समझने की जरूरत है, ये पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता नहीं है। भारत कभी भी धर्म के विमुख हो ही नहीं सकता, उसका नेचर है, वो दान करता है, वो कौवों को खाना देता है, वो गरीबों की चिंता करता है। धर्म है, धर्म इति धर्म, जो धर्म, जो आचरण, जो मेरे साथ व्यवहार हो वैसा ही प्रतीक जी के साथ व्यवहार हो, ये धर्म है, ये धर्म की अवधारणा है। हम पंथ निरपेक्षता की बात कर सकते हैं, धर्म निरपेक्षता की बात नहीं कर सकते। और जो लोग प्रतीक सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वह अमेरिका बाइबल की कसम खा करके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनता है, वो ब्रिटेन बाइबल की कसम खा करके वहां पर अध्यक्ष बनता है। सारी दुनिया के अंदर सेकुलरिज्म का आलाप रचने वाले वहां पर अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर शपथ लेकर के वहां के देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं। भारत से ज्यादा कोई सेकुलर हो सकता है क्या? भारत से ज्यादा कोई पंथ निरपेक्ष हो सकता है क्या? हम संविधान की शपथ लेते हैं। और सुनिए, संविधान की शपथ लेने के लिए किसी ने हमको फोर्स नहीं करा, किसी हिंदू ने उसका विरोध नहीं करा। क्यों? क्योंकि हमारी उसमें आस्था है, हम मानते हैं धर्म यह हमारा विषय है। नहीं, मैं ये जानना चाहता, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, 76 में किया गया, लेकिन मैं एक शब्द आपसे, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं आपसे, औचित्य, टाइम फ्रेम भी होता है। मैं जानना अगर आप उठा रहे हैं कोई प्रश्न तो इसका मतलब या तो आप इसके फेवर में नहीं है, आप उसको बदलना चाहते हैं, और या उसका जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं कि इमरजेंसी में संविधान तक में बदलाव। मैं वही बोल रहा हूं सर, गुरुजी, मैं गुरुजी कह तो रहा हूं कि संविधान तक में छेड़छाड़ हुई, और लेकिन जब इस पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है, फिर खन्ना साहब ने साफ मेंशन किया है। ऐसा है, सुनिए, दत्ता जी ने जो बात कही वो भारत के मानस की बात कही। भारत में एक चर्चा, वाद संवाद, उस पर परिचर्चा का पूरा एक पक्ष है। आप देखिए, भारत सरकार जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई तो मोहल्लों तक उस पर चर्चा हुई। यह भारत की तरीका है, यह भारत की पद्धति है। इन्होंने क्या किया? रात के अंधेरे में विपक्ष के लोगों को जेल में, उसके बाद क्या डिस्कशन हुआ होगा, क्या चर्चा हुई होगी? जो इंदिरा ने कहा वो हुआ,
वो कानून बना, वो संशोधन हुआ और उसके अंदर प्रतीक जी 23,000 घंटे 23,000 घंटे 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। कितनी चर्चाएं हुई। देखिए मैं आपकी बात से देखिए आपकी बात को रखने का 2 ही पहलू हो सकते हैं। आप इस प्रश्न को इसलिए उठा रहे हैं कि आप नहीं मांगते इन दोनों शब्दों को, हटा दीजिए। ठीक है, एक मिनट टोकना नहीं भाई, आम आदमी पार्टी, हम इन 2 शब्दों से बिल्कुल सहमत नहीं हैं और इनको हटा दीजिए। और दूसरा ये हो सकता है इसका मतलब रखने का कि ये वो समय था, वो काला अध्याय, मैं तो कहता हूं उस काले अध्याय को, इमरजेंसी के दौर को काला अध्याय मैं मानता हूं और कहता हूं, खुलेआम बोलता हूं, ये वो काला अध्याय था जिसमें संविधान तक में तब्दीली हो गई। लेकिन इसी प्रश्न को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट तक हो आई बात, तो यहां पे दोबारा फिर से उठाने का क्या मंतव्य है, यह सवाल जरूर बनता है। क्योंकि यू रेज फर्स्ट, बीजेपी ने पहली बार उठाया, तो मैं आपसे जानूंगा बिल्कुल दोनों क्या कर रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी को देता हूं, उसके बाद भारत आज अपने स्व के लिए लड़ रहा है, भारत अपने सेल्फ के लिए लड़ रहा है। राइट। जिस सेल्फ के कारण से भारत आजाद हुआ, आज आजादी के बाद उस स्व को हम खोने लगे कांग्रेस के राज में, इसलिए भारत को पुनः खड़ा करना है उसके स्व के आधार पर। राइट। इसलिए लड़ रहे हैं। एक मिनट, कांग्रेस को देना पड़ेगा जी। जी देखिए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब 11 साल में सिर्फ मन की बात हुई, जन की बात तो हुई नहीं। ये शिगुफा छोड़ते हैं, ये देखते हैं कि जो पानी ठहरा हुआ उसमें कंकड़ मारने की कोशिश करते हैं कि कौमें जिंदा है कि मर गई है। ये जानना चाहते हैं कि जनता इनसे ये ना पूछे कि साहब 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कहाँ है नौकरियां, दिखाइए, अपनी जेब चेक करवाइए, जेब में किसके कि अपने नेताओं के बच्चे जेब डाल रहे हैं नौकरियों में, विदेशों में भेज रहे हैं, और भारत की जनता क्या करे। कह रहे हैं ना संवादों का देश है, बिल्कुल भारत संवादों का देश रहा है। तो कम्युनिकेशन कब हुआ, कब चर्चा हुई? आप तो, अगर मैं आज एक किताब लिख दूं अघोषित आपातकाल पर, ये तुरंत जेल में डाल देंगे, ये तुरंत जेल में डाल देंगे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है इस देश की। आज अगर कोई भी उठ के खड़ा होकर सवाल पूछ ले, तुरंत जेल में डाल देंगे। आज अगर कोई भी खड़ा होकर सवाल पूछ ले तो जेल में डाल दो। और ये बहस कहां हो रही है? कैलॉट प्लेस पे हो रही है। हाँ जी, मैं बिल्कुल मैं जो बात सच है उसको कहूंगा। बहस शायद ही कहीं ऐसे होती होगी कि कहां से हो भाई? फ्रॉम बिहार। तो प्लीज वेट, बिहार का ही आदमी बताएगा फ्रॉम बिहार। कहने में कोई दिक्कत ही नहीं थी कि बिहार से आया हूं। हैं? अरे डर के मत बोलिए, बनारस से आए हैं। जेल में थोड़ी ना डाले दे रहा कोई किसी को। ये कहना कि जेल में डाल देंगे, यहां से कोई सवाल नहीं पूछ सकता। मैं तो कह रहा हूं खुलेआम जनता के बीच में बात हो रहे हैं, कांग्रेस के लोग तो यहां पे सीधे, और वह जनता सीधे आंख में डाल के प्रधानमंत्री से कह रही है कि ये सवाल का जवाब दीजिए। और एक बार ये प्रश्न कर रहे हैं कि भाई आपने ये प्रश्न पूछा, उठाया, तो दोबारा क्यों उठाया? इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं, एंड यू हैव टू क्लैरिफाई। जस्ट गिव मी आम आदमी पार्टी पहले जी। प्रतीक भाई, ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, ये सही बात है, इनके कृत्यों में भी दिखता है ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते। ये बार बार इन्होंने प्रूव किया है, और इन्होंने तो और उसी संविधान का शपथ लेकर के देखो। आप कहां मानते हैं बताइए? मैं आप कहां मानते हैं? मुझे एक मिनट रुकिए। इतनी देर बहस हो गई थी इसलिए तो मैं आपको जोड़ रहा था। आप कहां मानते हैं? आपने कहा कि मौलवियों की तनख्वाह होगी, और वहां पे पंडित जी की तो तनख्वाह तय नहीं करी आपने। पंडित जी का हम कर रहे थे, विरोध कर रहे हैं। ग्रंथी की सैलरी नहीं तय करी। और पहले, सबसे पहले मौलवी के तो तुम भी तो वोट के लिए तो कहीं भी तुम्हारा। हम लोग भाजपाई नहीं है, हम लोग अब जनता वाले लोग हैं, जनता की बात करते हैं। प्रतीक भाई, इसी संविधान की शपथ लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। मैं तो मोदी जी को कहता हूं कि आप इस्तीफा दीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने बोला कि हमें 350 आ रहा है, 350 के बाद हम संविधान चेंज कर देंगे। जनता ने इनको सबक सिखा दिया, तो प्रधानमंत्री जी पर इस्तीफा दे दें, और इस्तीफा देने के बाद फिर से जाए जनता के बीच में। जनता तय करेगी क्या समाजवाद रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये दोनों शब्द हटा करके उसमें पूंजीवादी जरूर डालेंगे। आप देख रहे होंगे, जमीन से लेकर के आसमान तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, रेल से लेकर गेल तक, सब कुछ चुनिंदा लोगों को दे रहे हैं, और वही लोग पूंजीवाद उसमें शब्द प्रयोग करके। सूप बोले बोले चलनी बोले 72। 10 साल रही। मोदी जी इस्तीफा दे देंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, पूरे देश में 1 खरीदो 2 मिलेगी। कहां से आना हुआ आपका? सर, इटावा से। एक के साथ 2 पे बड़ा ध्यान है इटावा वालों का। सर क्या करें? हाँ, अच्छा, मैं आया।
जब ऑफ कोर्स यू हैव टू रिस्पॉन्ड। आप ही ने सबसे पहले छेड़ा है, तो आप ही को बताना पड़ेगा कि ये बहस क्यों लेके आए आप। सबसे पहला विषय तो इस बहस को लाने का यह है कि किस तरीके से संविधान का वो काला दिवस, थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे, किस तरीके से वो संविधान का काला दिवस था, जब प्रस्तावना में भी चेंज किया गया, जब विपक्ष जेल में था तब चेंज किया गया, ये बताने का अधिकार। अच्छा, ये आप इस मतलब से इसको लाए, ठीक, चलिए अब आप बहस करिए। दूसरा चीज, जब इस पे डिस्कशन हो चुका था, संविधान को बनाने वाले जिसके चेयरमैन अंबेडकर साहब थे, तो ये दोबारा आया है, ये सही है कि गलत है? यदि इस पे डिस्कशन करना है, किसी को भी करना है, तो पार्लियामेंट में विषय आना चाहिए और जैसा पार्लियामेंट तय करे वैसा करे, ठीक है। दूसरा चीज, मेरा बार बार कहना है, ये सब लोग, ये भैया ये और ये साथ में वो कह रही है कि हम कुछ गलत पूछ देंगे तो जेल चले जाएंगे। कितने सालों से आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहीं खड़े होकर पूछ रहे हो, यहां तक कह देते हो नरेंद्र और सरेंडर, या यहां तक आपने कहा कि भारत ने घुटने टेके या पाकिस्तान ने घुटने टेके इस सिंदूर ऑपरेशन में, तब भी आपको जेल तो नहीं हुई, फिर ऐसी बातें क्यों? इसलिए यहां पब्लिक के बीच में बोलते समय यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बोलने का अधिकार सबको है, पर बदतमीजी करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, ये सवाल, ये बात आपकी हमने मान ली। आपने कहा कि नरेंद्र और सरेंडर वाली बात में आपने कहा कि हमने बोला, क्या 1975 में बोल के कोई दिखा सकता था? आप देखिए कि राहुल जी का घर छीन लिया, सांसद ही छीन नहीं, कितना कुछ किया। आज ये देखिए, लगातार राहुल गांधी और विपक्ष के जितने नेताओं के साथ उनके ईडी सीबीआई कितने इन्होंने, देखिए, मैं डिबेट ओपन हूं, मुझे इंटरवेंशन करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कहा कि जब व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाएगा, व्यक्ति बड़ा हो जाएगा, तभी देश में ऐसे हालात पैदा होते हैं। तो कोई किसी का मकान छिना या कुछ, तो देश तो बहुत बड़ा है, मकान जा सकता है, मकान छिन भी सकता है, लेकिन देश के साथ छेड़छाड़ तो बड़ा मुश्किल है, असंभव है। तो इनसे पता है सवाल पूछा जाएगा ना संसद में, बताइए वो 4 आतंकवादी कहाँ है, पूछिए, मीडिया की है हिम्मत तो पूछ दीजिए 4 आतंकवादी कहाँ है, आज तक क्यों नहीं पकड़े गए 4 आतंकवादी? हिमांशी नरवाल को न्याय मिल पाया? नहीं मिला न्याय, बता दीजिए, एक जवाब दीजिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि पहलगाम के 4 लोग, मैं तो रोज पेपर में देखता हूं, इसमें कोई हिम्मत की बात नहीं चाहिए, ना ही कोई हिम्मत का सवाल प्रश्न होता है। चार लोगों ने उन्हें पूछा कि वो जो 4 लोगों ने मारा पहलगाम में, वो 4 लोग कहां हैं, या 3 लोग जिन्होंने 3 मारा, या जो भी आतंकवादी मारे, इन्होंने 4 शब्द किया कि वो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में वो निशांत हत्या की, जिसमें 5 हिंदुस्तान के और 1 नेपाल का व्यक्ति था, शख्स शामिल था, निर्दोष हत्या हुई, वो लोग कहां हैं? ये सवाल इन्होंने कहा कि मीडिया इनसे पूछे। मैं कुछ दिन पहले, यानी परसों, मैंने देख रहा था, उसमें 2 लोगों ने जिन्होंने शेल्टर दिया, उसमें एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सारी रिपोर्ट आने दीजिए, लेकिन ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया है, जवाब आप देंगे। पहला जवाब, जो 28 लोग मरे थे, उसकी जगह पे 300 से ज्यादा मार के आए हैं। जो आतंकवादियों के घर थे, जहां जहां उन्होंने सब ये से हमले की तैयारी करी थी, उनको खत्म करके आए, तो 28 के बदले में 300 से ज्यादा मारा, पहला। और भारत में कल भी एक व्यक्ति मिलिट्री में काम करता था, उसको गिरफ्तार किया गया, जो जासूसी करके हवा दे रहा था देवी में। इसी तरीके के और भी बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है। बहन जी, एक ही बात कह रहा हूं, हम तो आज नहीं तो कल पकड़ ही लाएंगे, पर मेरा यह कहना है, आपके इस प्रश्न के पूछने पर कौन आपको जेल भेज रहा है, जो आज संभव नहीं है, पर इमरजेंसी में यदि किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया होता तो घंटे भर के अंदर वो जेल चला गया होता। ऐसा क्यों था? आप माफी मांगो। मैं रेफरेंस देख रहा था, रेफरेंस थे बहुत सारे। मैं तो खैर उस समय बहुत छोटा था, वो तो नहीं बता सकता, लेकिन किताबों के पन्ने जब पलटे जाते हैं तो बहुत सारे रेफरेंस निकलते हैं। और भारत और वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेल रहे थे, भारत ने वेस्ट इंडीज पे जीत दर्ज करी, नहीं बेटा 76 की बात है, 76 में भारत ने वेस्ट इंडीज पे जीत हासिल करी, और कमेंटेटर खुशी में चिल्ला पड़ा कि ये मुल्क इंदिरा गांधी का है। एंड आई कोट, ये पढ़ रहा था मैं, रेफरेंस पढ़ रहा था, तो ये वो ऐसा भी था, समय था, ऐसा समय था। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने कहा कि सवाल जहां से डिबेट शुरू हुई थी, मैं उसी पे घूम के आता हूं, कि उन्होंने कहा कि आपने अभी तक औपचारिक रूप से माफी नहीं मांगी है। जी,
जी 11 साल के लिए माफी मांग ले, हम भी मांगने को 11 साल कौन से? 11 साल अघोषित आपातकाल, लगातार जिस तरीके से मीडिया का मुंह बंद किया गया, दलित आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे, मणिपुर में आज भी शांति स्थापित नहीं हुई। इनसे सवाल पूछे जाएंगे कि 11 साल में जितने आपने ये आपातकाल किया है, इसके लिए आप कब माफी मांगे? इन्होंने कहा कि ये 11 साल के लिए माफी मांगे। ये मैं ये जानना हाँ जी पूछो सर, 11 साल के लिए एक मिनट रुको। 11 साल का के लिए मांगे? नहीं तो ये 11 साल के जो 11 साल काम नहीं हुआ, बताओ तो सही। क्या काम है, क्या काम करते हैं आप? नहीं बताइए नाम बताइए अपना। भीमा नाम है, ड्राइवरी करता हूँ। भीमा नाम है हमारा। भीमा ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं। तो ये पूछ रहे काय के लिए माफी मांगना है? ये जो 11 साल हुए इसमें काय के लिए माफी मांगे? काय के लिए माफी मांगे? काय के लिए माफी मांगे? मैं तो पाकिस्तान में बोलना चाहता हूँ, जो क्या भुट्टो ना क्या नाम उसका लड़का ना क्या कहते हैं, बिलावल भुट्टो, पानी के लिए कहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं। अभी कहता है उसको हिंदुस्तान पे हमला करे पानी के लिए। हमारे हिंदुस्तान का पानी है सर, हम हिंदुस्तानियों को मिलना चाहिए। ठीक है। क्या नाम है आपका? भीमा जी ड्राइवरी करते हैं। इन्होंने कांग्रेस से पूछा सवाल, काइज के लिए माफी मांगे 11 साल के लिए? काइज के लिए मतलब काहे के लिए? कौन सा ऐसा काम है? हाँ जी, झूठ बोलने के लिए। आप ये कहते हैं झूठ बोलने के लिए माफी मांगे, लेकिन भीमा कहता है, भीमा कौन से क्लास में पढ़े? कौन सी क्लास तक पढ़े? नहीं है तो मैनिपुलेशन नहीं जानते ये। नहीं मैनिपुलेशन नहीं जानते। ये सीधा कह रहे हैं, टेल मी 11 साल के लिए काहे के लिए माफी मांगे? जी देखिए, जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी उस पर किसका कब्जा है? आज आरएसएस का कब्जा है। उसके लिए माफी मांगिए कि आपने जो क्यों नहीं आप बताइए, कोई राजनीतिक संस्था क्या है? आरएसएस क्या है? रजिस्टर्ड संस्था है। इनसे ये भी पूछा जाएगा कि जो मोहन भागवत जी जो सिक्योरिटी लेके दनादन घूमते हैं ना, पूछा जाएगा आपने कौन सा चुनाव लड़ा है साहब? आप इतनी सिक्योरिटी क्यों लेके घूम रहे हैं? आपने कोई चुनाव लड़ा है? तो आपसे ये भी पूछा जाएगा, लगातार जितने विपक्ष के नेताओं के साथ जो आपने व्यवहार किया, ईडी सीबीआई का जो आप दुरुपयोग करके आपने सारी संवैधानिक संस्थाओं को सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के पीछे लगा रखा है, वो भी माफी मांगी जाएगी आपसे। कहा नाउ द वीएचपी विल रिस्पॉन्ड। ऐसा है, एक परिवार की पार्टी है, आपातकाल भी आया, एक परिवार, सुन लीजिए ध्यान से, एक परिवार, एक व्यक्ति और एक नेता और एक सत्ता, इसको बचाने के लिए हुई। आज भी इनकी लड़ाई देश के लिए नहीं है, राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री बन जाए, ये सारी लड़ाई इसकी है। इसलिए बहन जी ने बार बार कहा ना, राहुल गांधी को घर से निकाल दिया। अरे इस देश के आम आवाम को पक्के मकान मिले, सड़क मिली है, टॉयलेट मिली है। आप गांव के उस मुहाने में जाके देखिए, मैं रायबरेली से आता हूं, क्या हालत करी थी रायबरेली की इंदिरा और सोनिया गांधी ने, मैं जानता हूं। आज देखिए, सड़क है, कनेक्टिंग है, टॉयलेट्स हैं, सड़कें हैं और घर है, रोजगार है, ये सारी चीजें मिली। मैं रायबरेली से आता हूं, इसलिए कह रहा हूं आपको। मैंने देखा उस रायबरेली का क्या उन्होंने बूचल खाना बना के रखा था कांग्रेस पार्टी ने। आज वहां पर विकास हो रहा है। लाइट नहीं थी, 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइट आती थी गर्मियों के दिनों के अंदर, हम कैसे रहते थे? हमसे पूछिए। ये रायबरेली को बना के रखा था आपने। आज रायबरेली मुक्त हुआ और मुक्त होने के बाद देखिए वहां 18 से 20 घंटे 24 घंटे लाइट आती है, उद्योग आ रहे हैं, तमाम तरह की फैक्ट्रियां वहां आई हैं। किस लिए आई हैं आप देखिए। आपका लेकिन आपके रायबरेली के सांसद तो राहुल गांधी ही है। अभी भी आपके सांसद राहुल गांधी है। कितने वोट से जीता है रायबरेली? राइट, जीते। आप टेकन योर पॉइंट। आपकी बपोती थी। राइट, यू हैव टेकन योर पॉइंट। जीते हैं, हैव टेकन योर पॉइंट। हाँ जी, आम आदमी पार्टी, पीछे आओ थोड़ा सा भाई, थोड़ा पीछे आओ, जनता मेला मिल जाओ। हाँ प्रतीक भाई, चाहे जब 1975 में देश के अंदर आपातकाल लगा, कोई भी हिंदुस्तान का लोकतांत्रिक व्यक्ति उसकी वकालत नहीं कर सकता, और कोई भी हिंदुस्तान का लोकतांत्रिक व्यक्ति चाहे प्रस्तावना की माफी मांग ले, कोई जनता नहीं करता, पर ये आज भी माफी नहीं मांग रहे। माफी मांगिए प्रतीक भाई, कोई भी वकालत नहीं कर सकता। और इस बात, लेकिन फिर भी आप उन्हीं के साथ खड़े हैं। प्रतीक भाई कहाँ खड़े हैं, जवाब तो लीजिए। और कोई भी लोकतांत्रिक व्यक्ति उस बात का भी समर्थन नहीं कर सकता अगर ये प्रस्तावना का 2 शब्द हटाने की बात करते हैं। ये भी बड़ा ही दुर्भाग्य। सीधा पूछा, क्लियर पूछा सवाल मैंने इनसे। प्रतीक भाई, बड़ा ही दुर्भाग्य। और ये भारतीय जनता पार्टी पहली बार थोड़ी कर रही है। आपने देखा चंडीगढ़ का चुनाव देखा, बार बार ये संविधान को नहीं मानते, इन्होंने इस चीज का प्रमाण दिया है। इन्होंने दिल्ली का मेयर चुनाव देखा, इन्होंने दिल्ली का जो जनता ने चुन करके सरकार बनाई वो भी देखा। और प्रतीक भाई, हम लोग आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, संविधान के प्रहरी हैं। जब भी संविधान के ऊपर आ जाएगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हम लोग एकदम गेट के जैसे एकदम रीढ़ की हड्डी मजबूत करके खड़े रहेंगे।
हमारी जान भी जाएगी लेकिन संविधान को देखो भैया, जान नहीं जानी चाहिए, जान बहुत कीमती है। जब सत्ता आएगी तो यही जान गद्दी पे बैठेगी, इसलिए जान नहीं जान। अरे रुको सदा जी, बैठो बैठो। हाँ जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? रघुवीर नगर, रजौरी गार्डन से। जी बोलिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस को आज जो है ना एक एक सीट के लिए घुटने टेकने पड़ रहे हैं। ऐसी हालात क्यों हुई, जवाब देंगे। इमरजेंसी मेरे सामने लगी है। 25 जून 1975 को मैं फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता, प्रमोद चंद एमपी गुरदासपुर से मेरे सामने लगी है और मैं सब्जी लेने जा रहा था आश्रम पे। किसी ने बोला टेंट लगा है, नसबंदी हो जाएगी, और मैं 15 साल का था, साइकिल लेके वापिस आ गया वहां से, डर की वजह से। कोई पूछने वाला नहीं थे ये 20 साल का है, 25 साल का, 18 साल का है, ये बात कर रही है। इनको क्या पता है कांग्रेस के बारे में? क्या बात है इनको? ये कल की खड़ी पता है इनको कांग्रेस के बारे में क्या है? क्या पता है इनको कांग्रेस के बारे में? बुलाओ इनको सामने, इधर आओ आप मेरे सामने। मैडम इधर बाबूजी, अरे वो बच्चे हैं आपके बाबूजी, बच्चे हैं आपके, सारे बच्चे। हाँ, लेकिन वो जब संस्मरण याद करते हैं, 15 साल के थे, सब्जी का थैला लेके जा रहे थे बाजार में सब्जी लेने। हवा रुकिए बाबूजी, हवा उड़ी कि जल्दी घर लौटो नहीं तो नसबंदी हो जाएगी। तो वो अपना सब्जी का थैला लेके वापस घर आ गए। आज उनका, हाँ जी, तुम्हारी मतलब उम्र कितनी है, क्या हुआ हाल था मैं जानता था, क्या हाल हुआ उस टाइम। आज कांग्रेस को घुटने टेकने पर 1-2 सीट के लिए मर रहे हैं। और मतलब जो कांग्रेसी सारे नेता थे, इन्होंने 50 साल तक कैसे राज करा? इसीलिए राज करा कि इनका लोग विश्वास करते थे। आज सत्यानाश कर दिया राहुल गांधी ने। बस वो उनकी पार्टी है जी। थैंक यू। एक मिनट रुकिए सर, यू आर ए इंग्लिश मैन सो आई कांट हैंडल यू, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, सो यू टॉक इन इंग्लिश एंड यू स्लीप इन इंग्लिश। हाँ जी, देखिए, इन साहब को पता नहीं, हो सकता है मेरे फोन में इजरायली पेगासस लगा हुआ हो, तो इनको अभी पता नहीं है। और लगातार जिस तरीके से लेखकों और बुद्धिजीवी, सुनेंगे आप, लेखकों बुद्धिजीवी को क्या कहा जाता है, अर्बन नक्सल। अरे भाई, किताब लिखने पे आप अर्बन नक्सल लिखेंगे तो उस समय क्यों लिखी जाती थी? नहीं, ये सच्चाई है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा खाकर आप खूब 11 साल सत्ता में तो आ गए, लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा, जो ये लगातार आलीशान महलों जैसे कार्यालय खोल रखे हैं, पूछा जाएगा किसका पैसा है? ये जनता का पैसा है। इनको गुमराह मत करिए, इनको रोजी रोटी दीजिए, इनको दे दिए नौकरी। तब आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने जो घोषित आपातकाल है, तब भी आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि लगातार 11 साल में आपने इस जनता को क्या दिया। आप तो सत्ता में आ गए हैं, सत्ता में आप बैठे हुए हैं, लेकिन जनता को, आम जनता को क्या मिला है? आम जनता को क्या रोटी, अनाज और ये जो जरूरी मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी हो पाई या नहीं हो पाई है? जनता से ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, जनता की तरफ से ये सवाल पूछा जाएगा। कांग्रेस कहती है कि इन 11 साल में हमको क्या मिला। जी धन्यवाद प्रतीक जी। देखिए, बार बार ये पूछ रही है कि 11 साल में क्या मिला। सही बात है, माफी मांगने की कह रही है, मैं तो कह रहा हूं माफी मांगनी चाहिए। अरे भाई, 3 बार पाकिस्तान को घर में घुस के मार दिया तो माफी मांगनी पड़ेगी। इनकी तरह तो 26/11 के बाद हाथ में हाथ रखकर केवल बीजेपी को फायदा ना मिल जाए, इसलिए अपने नागरिकों को मरने देते। और एक और बात, माफी मांगनी पड़ेगी। इस देश के अंदर आज 26 से ज्यादा एक्सप्रेसवे बना दिए। आज हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो 23,000 24,000 करोड़ हो गया। 12 करोड़ हमने शौचालय दे दिए। हमने 75 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दे दिया। 82 करोड़ लोगों को हमने अन्न योजना में लाभ दिया। और इनकी दादी चिल्लाती रहती थी गरीबी हटाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने 27 करोड़ जो है वो गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिए। माफी तो मांगनी ही पड़ेगी भैया, क्योंकि इस देश का भला करने के लिए कांग्रेसियों की गाली भी खानी पड़ेगी। रुकिए एक मिनट, इनकी दादी प्रधानमंत्री रही हैं, इस देश के प्रधानमंत्री कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर नाराजगी क्या बात है मेरे? अरे इतनी नाराजगी ठीक नहीं। देखिए, होश जरूर रहना चाहिए। इस देश के संविधान की हत्या 42वें संविधान संशोधन में की गई। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा गया। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है, मैं भी सहमत हूं। कानूनी रूप से हो सकता है सुप्रीम कोर्ट सही हो, लेकिन नैतिकता के आधार पर यह लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। नैतिकता का जो आधार है वो भी चैलेंज किया जा सकता है। आपको सुप्रीम कोर्ट में लगता है कि यहाँ पे प्रस्तावना में ये शब्द क्यों, तो आप जाइए। संविधान संशोधन के अधिकांश हिस्से जो अस्वीकार्य थे उसको 44वां संविधान संशोधन में संशोधित कर भी दिया गया।
मुख्य मामला यही चीज है। अभी देखिए, एक सवाल पूरा देश अभी पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी से कि भाई आपको क्या दिक्कत है सेक्युलरिज्म से, समाजवाद से, और वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो अंत्योदय का नारा लगाता है। भाई अंत्योदय का नारे के बारे में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्या अंत्योदय का नारा समाजवाद से जुड़ता हुआ नहीं है? नहीं, वो समाजवाद से जुड़ा हुआ नहीं है, समाजवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि आप यही तो लाभ पहुंचाना है, वही क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया। 8 साल से आपका चैनल पढ़ा रहा हूँ, एक गाड़ी नहीं खरीद पाए। आज भैया समाजवाद लागू हो गया। आज समाजवाद देखो भैया, गाड़ी नहीं खरीद पाए, ये तुम्हारा सवाल। ये एक मिनट को ये तुम्हारा प्रश्न हो सकता है। रुको, एक मिनट उपाध्याय जी, ये गाड़ी नहीं खरीद पाए, ये आपका प्रश्न हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर किसी बैंक ने आपको लोन देने से मना किया और ऑन द वैलिड ग्राउंड मना कर दिया, ये समाज का प्रश्न हो जाएगा, तब तो आप चैलेंज करिए। लेकिन अगर आपको ये कहें कि मुझे आज तक एक ऑटो नहीं मिला, तो ये व्यक्तिगत प्रश्न है, इसको हल भी व्यक्तिगत तरह से ही होगा। जी, जब आप भारत माता की जय बोलते हैं, तो जो हमारे समाज की समरसता है, आधारभूत समरसता है, उसको प्रणाम करते हैं। वो हमारी बीज है, हमारी प्रस्तावना जो है, उस पर बातचीत शुरू हुई थी, बहस वहां से शुरू हुई थी, और मैंने पूछा था ये प्रश्न क्यों आखिर इस समय रेज किया गया। इमरजेंसी का जिक्र आया, उसके बाद इमरजेंसी पे तमाम बातें हुई। उसी जिक्र के बीच में भी तमाम सारे लोग तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लेते हैं। आपका भी मैंने सुना। मैं आपसे, आपको जो कष्ट झेलना पड़ा 75 में, उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं आपसे मांगता हूं कि आपको कष्ट हो जाए। आप माफी नहीं मांगेंगे, माफी जिसने मांगनी है उसे वो मांगे। आप हमारे बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग नहीं है, हम उसके भुक्तभोगी हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ही जानना चाहता हूं, क्या उन्होंने इमरजेंसी के शब्द का मीनिंग आज तक समझ पाई है? मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं आपसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं, हुआ क्या? 25 जून कौन बेटा बोला झूठ बोल रहे? मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम? जिनसे कह रहे हैं कि माफी उनसे मांगनी चाहिए, तो ऊपर चले गए, अब किससे मांगे माफी है? तो यही तुम बेटा सुनो, नहीं है तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ हैं? हाँ, पर उनके सामने नहीं हुई थी। हैं? कोई बात नहीं। ये देश है, कई पिताओं से, कई बाबाओं से मिलकर बना हुआ है ना पिता। तो तुम समझने, कोई चीज नहीं समझ में आए तो समझने की कोशिश करो। मैं जानना चाहता हूँ, उस दिन का जिक्र आपसे जानना चाहता हूँ। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं, इमरजेंसी क्यों लगी इसका क्या इनको मालूम है? नंबर 2, 25 जून 26 जून की रात को 2:30 बजे हर एबीवीपी के और नॉन कांग्रेसी हर कॉलेज के छात्रों के या स्कूलों के लोगों को इमरजेंसी रात के 2 बजे और ड्रैकोनियन लॉ के अंडर, मीसा और डीआईआर के अंदर उठा लिया गया था। उसमें से मैं उसका भुगतू पजामे और बनियान के अंदर सोते हुए उठा लिया था। मेरी माता जी चिल्लाती रही और उन्होंने अंदर बंद कर दिया था। ये कौन सी ड्रैकोनियन लॉ नहीं है? मीसा और डीआईआर के अंदर भाई साहब, बीजेपी भाई साहब ने कहा 1 घंटे में सवाल पूछे जेल में कर देते हैं। जेल का उनको मालूम हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगी जेल में जाके। मां चिल्लाती रही और बेटे को जेल के अंदर कर दिया, ठीक है ना? क्या काम करते हो बेटा? मैं ड्राइविंग करता हूँ। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हम ये तुम ड्राइविंग करते हो, मैं मानता हूं, रुको मेरी बात, मैं मानता हूं जो ड्राइविंग व्हील पर बैठता है, स्टीयरिंग पे बैठता है, वो बहुत काबिल आदमी होता है ड्राइवर। और जो मुल्क चलाता है, जो स्टीयरिंग संभालता है, वो भी बहुत कमाल की चीज है। वो देश की गाड़ी चला रहा होता है। जरा सा दाएं बाएं हुआ, तुम समझते हो, जरा सा आंख से नजर हुए तो यही स्थिति होती है। और वो जो काला अध्याय है, वो काला अध्याय है। मुझे नहीं आऊंगा बेटा, पहले सुनना सीखो तुम। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, लोग तगादा करेंगे। मुझे अभी बात हो रही थी, किसी ने कहा कि साहब हमारे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मेरे पिताजी किसी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो वो स्वेच्छा से स्वतः गए, है ना? आज कोई वसूलना चाहे कि नहीं मुझे उसके बदले ये मैं इसलिए नारे लगा रहा हूं तुम्हारे कि इसलिए मुझे कोई ऑटो मिल जाए, स्कूटर मिल जाए। ये इस देश का आधार कहां रखा था, किसने सोच के रखा था और कहां रखा? पटेल, सरदार पटेल, गांधी, ये वो आधार रखा हुआ है। तुम आज कहां पे, किस जगह पे खड़े, नैतिकता कहां पहुंच गई, इसका ध्यान रखिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपसे पूछूंगा। हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से और जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्या 50 साल पहले की जो घटना घटी थी, वास्तव में वो काला अध्याय था, काला दिन था?
क्या अगर ये कांग्रेस की प्रवक्ता जो यहाँ पर मैडम हैं ये या राहुल गांधी माफी मांग लेंगे तो क्या वो व्हाइट दिन हो जाएगा, वो सफेद वो हो जाएगा? और दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं कि ये जो है 50 साल पुरानी चीजों को लेकर चल रहे हैं। आज यहाँ जितने युवा हैं इसमें आप पूछ लीजिए 70% बेरोजगार खड़े हैं। आज उनकी बात तो होती नहीं, बात होती है प्राचीन। कौन सी बात? कोई प्राचीन नहीं। सवाल यह है कि क्या 50 साल पहले कृत्य जो हुआ उसके लिए माफी मांगी जानी चाहिए या नहीं मांगी चाहिए? तुम्हारी तो ज्यादा दूर नहीं, तुम्हारी उम्र क्या है? हमारी 50 साल उम्र है। 50 साल। और आपकी उम्र क्या है? 70 साल। 70 साल। इनकी मां चिल्लाती रही, इनको पुलिस वाला खींच के ले गया, 75 में और जेल में अंदर डाल दिया। सुनो मेरी बात सुनो, नहीं वापस तो नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा वजूद तुम्हारे पिता से है, पिता का वजूद तुम्हारे बाबा से। ये राष्ट्र है, राष्ट्र के निर्माण में जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है।